तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और जहां पर हम आ गए हैं 11वें पड़ाव पर। तो जो लोगों ने 10 लेक्चर तक कंप्लीट नहीं किया है तो पहला काम तो उनको करना चाहिए कि लास्ट लेक्चर जाकर के 10th को कवर कर लें अच्छे से, ताकि वहां पर हम लोग को पता चल सके कि हम लोगों ने वहां पे क्या क्या डिस्कस किया था। और मैं बता भी दूं कि वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था आइडेंटिकल सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में, जहां पर हम लोगों ने 3 तरीके से कॉम्बिनेशन को पढ़ा, सीरीज में, पैरेलल में या नाउ। हम लोगों ने पढ़ा था ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कैसे करने हैं और वहां पर हम लोगों ने कोई न्यूमेरिकल नहीं देखे थे। तो आज हम लोग उसी टॉपिक के आगे स्टार्ट करेंगे और जानेंगे आज कि हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को करना कैसे सॉल्व है, आइडेंटिकल सेल को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के साथ कैसे क्वेश्चन में डील करेंगे, और साथ ही जानेंगे कि अगर हमारे पास नॉन आइडेंटिकल सेल्स वगैरह हो तो हम कैसे डील करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज क्या है, तो उसी आज टॉपिक के आगे हमारा टॉपिक है आज एक न्यूमेरिकल है, पहले इसको डील करेंगे जो कि एनसीईआरटी में भी है। और आपको पहले छोटी सी चीजें याद होनी चाहिए, और वो ये है कि आप किसी भी मिक्स कॉम्बिनेशन में अगर मैक्सिमम चाहते हो कंडीशन या मैक्सिमम करंट चाहते हो तो ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी, और ये कंडीशन है मैक्सिमम करंट की कंडीशन जो कि कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है। और मैक्स करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैक्स करंट का फॉर्मूला बच्चों हो जाता है आपका ME/2 स्मॉल r। इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Ne/2 कैपिटल R। दोनों ही फॉर्मूला मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला है। बस ध्यान ये रखना है कि आप ये दोनों फॉर्मेट को एक साथ समझ पाते हो कि नहीं, कैसे। अगर कहीं मान लीजिए भूल भी गए तो उसका भी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा कि कैसे आप भूल जाओ तो कर सकते हो। एक बात याद रखेंगे कि M किस में होगा, तो M आपका होगा पैरेलल के ऑर्डर में और n होगा आपका सीरीज का ऑर्डर। ये ऑर्डर भी जरूरी है आपको याद रखना, ताकि आप क्वेश्चन में कभी भटको ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले क्या है पढ़ लिया जाए। क्या है क्वेश्चन, देयर आर 24 आइडेंटिकल सेल्स आर combined in mixed combination to get maximum current where EMF and internal resistance of each cell is 5 volt and 0.5 ohm. If external load resistance applied 3 ohm to the combination, find the arrangement of cell and maximum current. Arrangement of cell कहने का मतलब है ना कि आपने सीरीज में कैसे लगाया है, कितने सेल्स लगाया है, पैरेलल ऑर्डर में मतलब कि आपने नंबर ऑफ रोज में कैसे लगा रखे हैं सेल। तो ये सारी चीजें बतानी है। तो आइए पहले चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो आपने कभी चेस खेला होगा, तो चेस में आपने कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं कभी काउंट किए हैं? तो ऐसे ऐसे काउंट करोगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा 64। तो ऐसे रो में और कॉलम में कितने होते हैं, तो रो में 8 और इस तरीके से कॉलम में भी 8 होते हैं। तो रो बाय कॉलम अगर आप करोगे ना 8/8 तो इसको हम लोग कहते हैं 64 ब्लॉक। सिंपली इसी तरीके से किसी रेक्टेंगल में भी आप निकाल सकते हो। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स या टोटल नंबर ऑफ जो भी ब्लैंक्स है वो आप काउंट कर सकते हो। सिंपल सा मेथड है कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और या टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को कैलकुलेट करने का तरीका ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से सपोज कर ले आप कि हमारे पास जो है ये रो है और रो में आपका n सीरीज में है, राइट। ये सेल्स है n सीरीज में है और m किस में है, पैरेलल में है। तो ये आपने ये सपोज पहले कर लेना है ताकि आप आगे बढ़ सको। तो n सीरीज और m पैरेलल। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं n सीरीज और m पैरेलल मान लूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू m into n। ये 24 सेल्स दे रखा है, ये मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पुट करने ज्यादा बेटर होगा सिंपली। और अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए जो कि आप चाहते ही हो कि किसी भी कॉम्बिनेशन से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी होगी। तो ये कंडीशन क्या है, नाउ फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्स करंट आपने लिखना है MR इज इक्वल टू NR। तो M आपको पता ही नहीं है, R की वैल्यू 3 पता है, N की जगह पे आप N छोड़ दीजिए और R की जगह पे आप रख दीजिए 0.5। फाइनली इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 टाइम्स में। तो 6M इज इक्वल टू N, राइट। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। अब यहां से आपको एक कंडीशन मिल गई जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर सकते हो। Hence from आप लिख सकते हो 1 and 2।
अब ये 1 एंड 2 को सपोज कर लीजिए क्या लिखना है, तो यहाँ पे n की जगह पे आप n छोड़ दीजिए और n की जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए 6n और फाइनली हो जाएगा कितना इज इक्वल टू 24। अब ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना मिला 2 स्क्वायर और फाइनली ये भी आपने कैंसिल कर दिया तो आपको मिल गया 2। तो ये आपको क्या पता चला कि आपने कितने पैरेलल ऑर्डर्स लगा रखे हैं, तो 2 पैरेलल ऑर्डर रखा रखे हैं और कितने सीरीज में सेल्स यूज होंगे बच्चों वो कैसे पता चलेगा, तो बस m को उठाइए और पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो फ्रॉम 2 तो 2 में पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना 6 into 2 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेल्स। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ सीरीज में कितने सेल्स आपने यूज किए हैं, तो 12 सेल यूज कर लिए। अब आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया हो तो I का फॉर्मूला हम लोग जब निकालते थे मेश कॉम्बिनेशन तो हम लोग लिखते थे MNE अपॉन MR प्लस NR, राइट, ऐसे ही कुछ लिखते थे, ये आपका सीरीज में हुआ करता था, ठीक है। इस तरीके से MR प्लस NR लिख दिया आपने, तो याद ये रखना है कि n आपका सीरीज में है। इस तरीके से अगर आप दोनों को इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा 2mr, अगर दोनों इक्वल होगा तो 2mr में m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा ne अपॉन 2r ne, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2mr में m कैंसिल होगा ne अपॉन 2 कैपिटल R बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे केस में फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्स करंट आपको क्या करना है, बस याद रखना है कि करंट आपको किस फॉर्मूले से निकालना चाहिए। तो करंट किस फॉर्मूले से निकालना पसंद करेंगे आप, तो यहाँ पे दोनों को सेम करके आप आराम से निकाल सकते हैं, Ne अपॉन 2 कैपिटल R से निकाल लीजिए। n कितना है, n है आपका 12 सेल्स और ईच सेल का EMF, ईच सेल का EMF कितना दे रखा है 5 दे रखा है, आप 5 पुट कर दीजिए और सिंपली 2 और R की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्सटर्नल लोड कितना है 3, जो कि आपने यहां भी रखा था यहां भी रखना पड़ेगा, ये 3 रख दिया, 3 को इससे कैंसिल करिए 4 और ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम्स में और फाइनली आ गया 10 एंपियर, राइट। तो इस सर्किट में मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आपको सीरीज में कितने सेल यूज करने हैं 12 सेल्स और पैरेलल में ऑफ कोर्स 2 आपने रोज यूज करने हैं। और इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि कितना मैक्सिमम करंट यूज होगा इस सर्किट में तो वो होगा 10 एंपियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप घर पे बैठ करके अपने लिए नया क्वेश्चन भी डील कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 48 सेल होते, 48 सेल को लेकर के अगर मुझे करना होता तो हम कैसे करते, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर दे दूंगा, ठीक है, इसको आपको कमेंट पे भी मिल जाएगा, आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा जो कि इसी से मिलता जुलता होगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि अगर मुझे कॉम्बिनेशन करना हो नॉन आइडेंटिकल सेल का तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन आइडेंटिकल सेल के कॉम्बिनेशंस कैसे करें। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि नॉन आइडेंटिकल सेल्स कैसे लेंगे। नॉन आइडेंटिकल का मतलब होता है आपने मार्केट से सेल परचेस किया लेकिन सेल जो है वो अलग अलग ब्रांड के हैं। अलग अलग ब्रांड का मतलब उन सारी कंपनियों ने अपने सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया होगा और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से मे बी पॉसिबल कि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो, उनका ईएमएफ अलग अलग हो। तो ऐसे केस में अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो उससे मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम करंट हमें कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, ये सारे केसेस को हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो आइए पहले बात करें। देखिए कॉम्बिनेशन तो आप दो ही तरीके से मेनली करते हो, सीरीज और पैरेलल में, और आप यही कोशिश करते हो कि आपको सर्किट में मैक्सिमम करंट सीरीज में कैसे मिल सकता है और पैरेलल में कैसे मिल सकता है, यही चेक करना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन सीरीज में। अगर नॉन आइडेंटिकल सेल है हमारे पास तो इन सीरीज के बारे में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो इन सीरीज में आपने स्टार्ट किया और सपोज दैट कि आपके पास दो सेल्स कुछ इस तरीके से है और दो सेल जो है वो नॉन आइडेंटिकल सेल है जिसको आपने किसके साथ जोड़ रखा है, किसी लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ रखा है। ये आपका लोड है और ये आपका पहला सेल E1, ये दूसरा सेल है आपका E2 और ये R1 ये R2। सपोज दैट कि दोनों सेल्स जो है वो सेम फेज में है, सपोज कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे कंडीशन बताने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसमें आपसे दोनों सेम फेज में पूछूं तो दोनों करंट ड्रॉ करेंगे, ये भी करंट ड्रॉ करेगा ये भी, और दोनों डिस्चार्ज होंगे। तो ऐसे केस में मिल करके ये लोग क्या करंट प्रोवाइड करेंगे, I। सपोज दैट इन्होंने प्रोवाइड किया I,
अब ये देखना है कि क्या आर एक्टिव होगा, ऑफ कोर्स आर एक्टिव होगा। किससे एक्टिव होगा, आई से एक्टिव होगा। अब ये दोनों ने डिस्चार्ज किया है, इसका मतलब दोनों का ईएमएफ काउंट होगा और पार्टिसिपेट करेंगे आर को ऑपरेट करने में। नाउ अगर मैं यहां से करंट निकालने की कोशिश करूं तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए, ई इक्विवेलेंट। तो दोनों सेम फेज में है तो डायरेक्टली आप एक काम करेंगे, क्योंकि सीरीज में ईएमएफ वैसे भी ऐड होता है, वोल्टेज वैसे भी ऐड होता है, तो आपने ऐड कर दिया। सिंपली अगर आर इक्विवेलेंट के बारे में बात करूं तो दोनों सीरीज में ही है। आर इक्विवेलेंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 करेंगे। नाउ अब आपको फाइनली करंट चाहिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट I इज इक्वल टू आप लिख सकते हो E EQ अपॉन फिलहाल के लिए R प्लस E EQ। ओके, तो यहां पर E EQ का मतलब होगा नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ। R एक आपका सिंगल लोड है, अगर मल्टीपल लोड होगा तो इसको भी आप इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो। और यहां पर आपने दो सेल लिया था तो उसके साथ दो इंटरनल रेजिस्टेंस आएंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। तो ऐसे केस में अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ला करके सॉल्व कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो सिंपल सा केस हो गया, बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या हमेशा ये सेल सेम फेज नहीं होंगे, क्या कभी डिफरेंट नहीं होंगे? ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे। तो इसमें केसेस हैं और ये केसेस हमको स्टडी करनी है, मेन ये केसेस हैं। तो केसेस में इसमें देखिए दो तरीके के होंगे, जब ये सेम फेज में हो, जब ये ऑपोजिट फेज में हो। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि अगर ये सेम फेज में हो और फिर उसके बाद जब ये ऑपोजिट फेज में हो तो हमें क्या-क्या रिजल्ट या क्या-क्या करंट मिल सकता है ऑपोजिट फेज और सेम फेज के साथ। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपने ये सेल ले लिया सेम फेज के साथ, ये एक सेल ले लिया, ये सेल ले लिया और दोनों सेल ले लिया। बस ध्यान ये रखना है कि जब दोनों सेल लेंगे आप और दोनों सेम फेज में होंगे तो दोनों का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो होगा E1 प्लस E2, राइट, इक्विवेलेंट ईएमएफ। और ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, ऑफ कोर्स R1 प्लस R2। और फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपका वो किसके फेवर में जाएगा, ऑफ कोर्स दोनों सेम फेज में है तो जिस फेज में या जिस डायरेक्शन में दोनों है उसी डायरेक्शन में इसका E इक्विवेलेंट होगा और उसी डायरेक्शन में R इक्विवेलेंट होगा। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि ऐसे कॉम्बिनेशन में करंट का डायरेक्शन किसको फॉलो करेगा, तो इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही होगा, तो करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा जिसमें इन दोनों का फेज है। बात क्लियर है ना? अब सिंपली अगर मैं बात करूं ऑपोजिट फेज में हूं तो ऑपोजिट फेज का मतलब क्या होता है, ये एक सेल आपने ऐसे लगा रखा है और दूसरा सेल आपने ऐसे लगा रखा है और ये है आपका E1 और ये R1, ये E2 और ये आपका R2 हो गया और दोनों कुछ इस तरीके से लगा दिया सर्किट में। ऐसे केस में इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ देखिए ध्यान देना कि अगर आप ये जानते हो कि E2 बड़ा है E1 से तो ऐसे केस में आप लिखिएगा E2 माइनस E1 इफ अगर E2 की वैल्यू बड़ी हुई E1 से, और अगर आपने E1 माइनस E2 किया तो तभी पॉसिबल है जब E1 की वैल्यू बड़ी हो किससे, E2 से, तभी पॉसिबल है। ऐसे केस में अगर E2 की वैल्यू अगर बड़ी है तो ऐसे केस में आपका जो नेट ईएमएफ आएगा वो इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, इस डायरेक्शन को। तो ये होगा E इक्विवेलेंट किस केस में, ऑफ कोर्स बता ही दिया है, E2 जब ग्रेटर हो किससे, E1 से, ऑफ कोर्स। और आपका करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। और इफ अगर आपका ये वाली वैल्यू मतलब कि ये E1 डोमिनेट करेगा तो फाइनली जो आपका डायरेक्शन होगा वो ये होगा और इस केस में आपका E1 ग्रेटर था किससे, E2 से। बात क्लियर है? दो केस है, डिफरेंट है। पहले वाले केस के लिए E2 ग्रेटर, दूसरे वाले केस के लिए E1 ग्रेटर। और दोनों केस में एक बात ध्यान रखना है कि अगर E2 बड़ा होगा तो करंट का डायरेक्शन E2 को फॉलो करेगा और अगर E1 लार्जर हुआ तो करंट का डायरेक्शन E1 को फॉलो करेगा। इससे हम लोग करंट का डायरेक्शन भी पिक कर पाएंगे, करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं कि दोनों ही केसेस में ये सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है, R इक्विवेलेंट वो सेम रहता है R1 प्लस R2। इसका फेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, व्हाटएवर इट इज फेज, मतलब दोनों सेम फेज में हो चाहे ऑपोजिट फेज में, हम इसका R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 ही करके और भी सेल के लिए निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। सीरीज के लिए हमें दो सेलों का कॉम्बिनेशन कैसे करंट प्रोवाइड करेगा, फॉर्मेट तो यही होता है, बस ध्यान ये रखना होता है कि दोनों का फेज कैसा होगा। अब हम बात करें कि अगर मेरे पास नॉन आइडेंटिकल सेल पैरेलल में होगा तो उसकी कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर नॉन आइडेंटिकल सेल को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करें तो हमें मैक्सिमम करंट कैसे आउटपुट मिलेगा, कितना मिलेगा। और अगर ऐसे केस में अगर हमने सेम फेज में सेल को यूज किया, ऑपोजिट फेज में सेल यूज किया तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ने वाला है
कॉम्बिनेशन पर। ओके, लेट्स सी, हमारे पास दो सेल्स है और कुछ इस तरीके से हमने इसको कंबाइन कर रखा है। मान लिया कि अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको इस तरह जोड़ रखा है और इसको जोड़ करके हमने किसी लोड रेजिस्टेंस से ऑपरेट करा रहा है। ये ऑपरेट कराने के लिए हमने R ले रखा है। ये पहला सेल है आपका E1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा सेल है आपका E2 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपने R2 ले रखा है। ये करंट ड्रॉ करेगा ऑफ कोर्स I1, ये करंट क्या ड्रॉ करेगा ऑफ कोर्स I2 और इस सर्किट में आएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फाइनली ये करंट वापस से रिसाइकल हो जाएगा और आपके सेल में वापस जाएगा। तो यहाँ पे R एक्टिव होगा किससे, I1 प्लस I2 से। नाउ लेट्स सी, अगर मैं पहले लूप के बारे में बात करूं तो ये लूप के लिए इसका नाम रख दीजिए PQ और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए MN और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए क्या, S और यहाँ पे नाम दीजिए T। ओके, तो यहाँ पर आपको एक सर्किट मिल गई जिसमें दो सेल है, दोनों फिलहाल के लिए सेम फेज दिखा रखा है और एक लोड रेजिस्टेंस के साथ हमने इसे जोड़ रखा है। सॉल्व कैसे करेंगे इसे, तो फाइनली पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपको E इक्विवेलेंट कैसे मिले। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लूप अप्लाई करना सीखना होगा जो कि आपको किरचॉफ में बताया गया था। सबसे पहले बड़ा वाला लूप ले लीजिए बच्चों, इन फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप आप कैसे पिक करेंगे, फर्स्ट लूप देखिए ये वाला ले लीजिए, इसको फॉलो करते हुए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लूप जिसमें R इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको I1 को प्रिंसिपल मान लेना है, जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 9 में पढ़ा होगा। I1 को प्रिंसिपल मान लेना है और I1 का रिस्पेक्टिव कौन है, ऑफ कोर्स R1। तो आपने लिखा, लूप का नाम पहले ले लीजिएगा और लूप आप बड़े वाले को फॉलो करो ना, PMNQ। ओके, और P। तो ये आपका हो गया लूप और इस लूप में सबसे पहले आपने इसको फॉलो किया I1 को किसके साथ, R1 के साथ। तो I1 R1। ओके, फाइनली I1 R1 और इस तरीके से फॉलो करते हुए आएगा। तो आपके डायरेक्शन को I भी फॉलो कर रहा है, I और I किसमें, ऑफ कोर्स R में, तो सेम डायरेक्शन। तो I R आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इस पूरे बड़े वाले लूप में एक लौता सेल है E1, राइट, इज इक्वल टू आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। एक लूप और लीजिए, इस लूप में आपको छोटे वाले लूप को फॉलो करना है, SMNT, SMNT, S। ये लूप हो गया। इस लूप में आपको किसको फॉलो करना होगा, ऑफ कोर्स I2 को। I2 का रिस्पेक्टिव कौन है, R2 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे I2 को फॉलो किया, R2 से होकर जाएगा और सिंपली अगर आप इसको फॉलो करोगे तो सेम डायरेक्शन को I भी फॉलो कर रहा है। तो प्लस लिखना होगा I और I किससे होकर जाएगा बच्चों, R से। तो आपने I R लिखा और फाइनली ये वापस से आपका इसमें रिसाइकल होगा और इज इक्वल टू आपको देखना होगा कि और कोई करंट तो है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं। तो फिलहाल सेल कितने हैं, इकलौता सेल E2 है जिसका नाम आपको रख देना है E2। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको ये देखना है कि I1 कितना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैं I1 निकालने की कोशिश करूं तो देखिए क्या आएगा, E1 माइनस I, E1 माइनस IR। ओके, और फिर उसके बाद ये माइनस हुआ और आपको क्या करना है, R1 को यहाँ पे भेज करके डिवाइड कर देना है। तो सिंपली आपको क्या मिल गया, E1 माइनस IR अपॉन R1। इसको फाइनली लिखा जा सकता है E1 अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R1। ओके फाइन, सिंपली I2 भी निकाला जा सकता है, I2 यहां से मिल जाएगा। I2 इज इक्वल टू होगा बच्चों E2 माइनस IR अपॉन फाइनली R2 डिवाइड हो जाएगा, R2 डिवाइड हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इज इक्वल टू अगेन आप मैं इसको कुछ लिख सकता हूं तो इसको सेपरेट कर लीजिए। इसको लिखा जा सकता है E2 अपॉन R2, इसको माइनस IR अपॉन R2। तो यहां पर आपने I1 और I2 अचीव कर लिया। दोनों को आपको किस में रख देना है, इक्वेशन में रखना है मैक्सिमम करंट के लिए। नाउ अब आपको क्या करना है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के फॉर्मेट में पुट करके करंट पिक करना है। तो यहाँ I इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड करना, तो E1 अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R1 अगेन प्लस E2 अपॉन R2 माइनस IR अपॉन R2। इस वाले फंक्शन और इस वाले फंक्शन में दोनों चीजें तो आपको सेम ही मिलेंगी। तो इसको आप फिलहाल E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 लिख सकते हो और यहाँ पर माइनस IR कॉमन ले लीजिए। तो फाइनली 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिखा जा सकता है। ओके फाइन, यहां से अब मैं I वाले टर्म को यहां देख पा रहा हूं, I वाले टर्म को यहां देख पा रहा हूं। तो इस वाले टर्म को यहीं लेकर के कॉमन ले लीजिए बच्चों ना, इसको इधर ले आइए। तो आप इधर पिक करोगे तो ये हो जाएगा I कॉमन, तो मिलेगा 1, इधर आएगा तो प्लस और R
और फाइनली 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। और इधर आपका जो टर्म है वो है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 फाइनली। ओके, देन अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हो फाइनली। तो यहां पर आपने इसको शिफ्ट कर देना है, तो ये हो गया आपका E1 और क्रॉस मल्टीप्लाई R2 और एलसीएम ले लो, और यहां पे आपने लिखना है क्या, E2 R1 अपॉन R1 R2। फाइनली ये हो गया इधर का टर्म, और अब RHS से आपने यहां पर ट्रांसपोज करना है 1 प्लस R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या ये बात क्लियर है? दिखाई नहीं दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट आप क्लोज कर लीजिए। अब तो बच्चों यहां पर I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन 1 प्लस R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को इरेज कर देते हैं फिलहाल के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो थोड़ा इसको इरेज कर दें, इसको इरेज करके आप इसको सकते हो आगे कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बच्चों इस वाले पोर्शन को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर आपका ये होना चाहिए कुछ इस तरीके से, E बाई R प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मेट अगर आपके जहन में है तो आप इसको मैनेज कर लोगे। तो यहां पर ये तो E के जगह पे है, ठीक है, E इक्विवेलेंट हो रहा है, बट यहां पर ये क्या आप देख पा रहे हो 1 प्लस ये टर्म यहां पर होना चाहिए सिंगल r, क्योंकि एक ही लोड लगाया था आपने। तो कैसे मैनेज करें इसे, एक काम कर सकते हो, इस वाले पोर्शन को दिमाग में रख के सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ये हो गया ऊपर का टर्म। नीचे आपने क्या करना है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कॉमन लेना है, अंदर आपको मिला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 जो कि एक इधर का टर्म हो गया, प्लस आपको साथ में क्या मिला, रेजिस्टेंस। ओके, इसका एलसीएम लेकर के आप ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। तो I इज इक्वल टू आपको मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। अब इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये ट्रांसपोज होके आपको देखिए एलसीएम लोगे ना तो ये R2 ये R1। ओके, अब इसको ट्रांसपोज करोगे तो ऊपर R1 R2 और नीचे आपका जो हो जाएगा वो R2 प्लस R1 प्लस R1 कुछ इस तरीके से आपने ट्रांसपोज करके पाया। और यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको हो जाएगा R1 R2 इधर R1 इधर, आपने इसको भी ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, और प्लस R। तो फाइनली आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, ये टर्म कैंसिल कर दिया, और I इज इक्वल टू आपको मिला E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, और फाइनली नीचे आपको जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये ब्रैकेट प्लस R। ओके, फाइनली तो ये जो टर्म है ये फाइनल आपका करंट होगा, और इस फाइनल करंट से आप इक्विवेलेंट ईएमएफ वगैरह सब फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए ना, ये सिंपली इस टर्म का बन गया E अपॉन R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट है और आपका कैपिटल R है। यहां से अब आप कंपेयर करके निकाल सकते हो क्या, नाउ अब आप कह सकते हो नाउ E इक्विवेलेंट is equal to E1 R2 plus E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया E इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और फाइनली एक सिंगल लोड तो आपका सर्किट में लगा ही है। तो ये हुआ आपका ऑर्डर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आपने सिस्टमैटिक इसको सॉल्व किया तो यकीनन आपको R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट निकालना आ जाएगा। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, देखिए कैसे। अब यहाँ पे अगर आपने दो सेलों को सेम फेज में लगाया है, अगर दो सेलों को ऑपोजिट फेज में लगाया है तो कैसे करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला, अगर मेरे पास दो सेम फेज के सेल हो, सेम फेज के सेल मतलब आपने कंडीशन जो ली है सेलों की वो फिलहाल के लिए सेम ऑर्डर में ले रखी है कुछ इस तरीके से, जैसा कि हमने अभी कंडीशन लेकर के ही सॉल्व किया था। ऐसे केस में E1 R1 E2 R2, राइट। इस तरीके से अगर E इक्विवेलेंट निकालना होगा तो बड़ा इजी है, ये तो वही होगा। E इक्विवेलेंट हो गया आपका
E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। और R इक्विवेलेंट जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, ये आप सेपरेट करोगे तो आप लिख सकते हो फिलहाल के लिए R1 R2 R1 प्लस R2। फिलहाल ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, इसी ऑर्डर में लिख लिया जाएगा। और अगर आपने इनमें से कोई भी बड़ा कर दिया, मतलब E1 बड़ा हो E2 से, चाहे E2 आपका ग्रेटर हो E1 से, तो भी आपका ऑर्डर हमेशा इसी तरीके से रहेगा। और जो इसका नेट अरेंजमेंट आएगा, जो सेल का नेट अरेंजमेंट E इक्विवेलेंट, ये इस फेज को ही फॉलो करेगा। ये E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट इसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, मतलब करंट डायरेक्शन यहीं से होगा। फाइनली सेम फेज का तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं अपोजिट फेज के बारे में। अपोजिट फेज मतलब कोई भी एक अपोजिट फेज में हो जाए तो क्या होगा। अपोजिट फेज का मतलब आपने एक सेल तो ऐसे ले रखा है, और लेकिन उसके रिस्पेक्ट में दूसरा सेल कुछ इस तरीके से ले रखा है। ओके, E1 R1 E2 R2, राइट। और ये आपको अब देखना है कि क्या होगा। ऐसे केस में देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालेंगे। फिलहाल के लिए इक्विवेलेंट अगर मैं ये बोलूं कि E1 ग्रेटर हो किससे, E2 से, तो ऐसे केस में देखिए क्या होगा। अगर E1 ग्रेटर हो E2 से तो E1 बड़ा होगा, तो फॉलो किसको करोगे, देखो कैसे, E1 R2। अगर E1 बड़ा हो तो माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका E1 बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव, और उसके रिस्पेक्ट में E2 जो है वो नेगेटिव हो गया। और जो नेट ईएमएफ आएगा वो किसके फेवर में आएगा, इसके फेवर, E1 के फेवर में आएगा। तो आप कुछ फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, इस तरीके से। तो ये E नेट होगा फिलहाल के लिए, E इक्विवेलेंट होगा इस डायरेक्शन में, मतलब करंट का जो बेसिक सा या फाइनल सा रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। सिंपली ये कब की बात है, ये तब की बात है जब आपका E1 ग्रेटर हो E2 से, ऐसे केस में है। अब अगर आपका E2 बड़ा हो किससे, E1 से, E2 ग्रेटर देन E1 हो, देन आपका E इक्विवेलेंट क्या होगा। ऐसे केस में बस E2 फॉलो करेंगे पहले आप, माइनस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिंपली जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़े थे, यहां पर आपने E2 को मेनली फॉलो किया और ये उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो गया। ऐसे केस में आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में आएगा, और करंट का डायरेक्शन इधर से, मतलब E2 को फॉलो करेगा। तो जैसा कि आप पहले पढ़े थे उसी तरीके से यहां पर है, जो आपका बड़ा होगा उसको आप पहले फॉलो करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा वाला नेगेटिव होगा। जहां तक R इक्विवेलेंट की बात है, R इक्विवेलेंट वही होगा दोनों ही केस में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दोनों ही केस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। बात समझ में आ गई कैसे अपोजिट फेज अप्लाई करना है, अपोजिट फेज के लिए क्या होगा और सेम फेज के लिए क्या होगा, दोनों देख लिया। अपोजिट फेज में दो केस थे, एक बार E1 अगर बड़ा हो E2 से और एक बार E2 ग्रेटर हो जाए E1 से, दोनों केस, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम रहती है। अब आपको डील ये करना है कि हमने देख लिया सीरीज, हमने देख लिया पैरेलल, अब हमें देखना है कि अगर हमें इसी बिहाफ पर क्वेश्चन डील करना होगा तो कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं और इन दोनों एग्जांपल्स को अप्लाई करके सीखेंगे कि कैसे हमने जो अभी सीखा नॉन आइडेंटिकल सेल्स के कॉम्बिनेशन से ईएमएफ निकालना और R इक्विवेलेंट निकालना, जिससे हम इसका करंट आउटपुट चेक कर सके, क्योंकि करंट आउटपुट का तो एक ही बेसिक सा फंडा है और वो है E इक्विवेलेंट अपन R प्लस R इक्विवेलेंट। सिंपल सा वही फंडा है, और उस फंडे को, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमें हर अलग अलग सर्किट में जब सेल का कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को जज करके R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट के थ्रू I निकालना, ये हमारा काम होगा। तो हमारे पास दो सर्किट है और आइए सबसे पहले इसको फॉलो करके R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। हमारे पास देखिए ये लूप है, और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि किसी भी सर्किट को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको लूप सॉल्व करना आना चाहिए। तो हमारे पास लूप सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ये पहला लूप मिल गया, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। सीरीज में हो अगर लूप में तो सीरीज पहले सॉल्व करते हैं, अदरवाइज पैरेलल सॉल्व करते हैं, पता ही है आपको। तो यहाँ पर किसी एक को फॉलो करिए। इसमें अगर E1 बड़ा हो या E2 बड़ा हो डज नॉट मैटर, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। सेम फेज में होने का फॉर्मेट क्या है, तो E इक्विवेलेंट अगर आप इस बेसिस का इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकालते हो पता है, इसको आप लिखोगे क्योंकि दोनों सेम फेज में, तो E1 R2 प्लस E2 R1, ओके, ये कॉन्सेप्ट हुआ अपॉन R1 प्लस R2, ओके। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा आपको पता है कि इस दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, और एक तो यहाँ पहले से लगा है और इन दोनों का भी इसी डायरेक्शन में आएगा क्योंकि सेम फेज है ना। और फाइनली क्योंकि इन दोनों का सेम फेज है, इसका भी वही फेज है, तो आप फाइनली इसमें
E3 क्या करेंगे, सीरीज में होने की वजह से फाइनली ऐड कर देंगे तो आपको E इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब आपसे पूछा गया R इक्विवेलेंट इसका कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल है पैरेलल फिर उसके बाद सीरीज, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 जो कि इसका है और इसके साथ ये सीरीज है प्लस R3। फाइनल बड़ा इजी था, इजीली हो गया। करंट का डायरेक्शन पूछेगा तो इसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इधर आ जाइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपसे कंडीशन दे रखी है कि कंडीशन में E3 जो है वो E2 से आपका बड़ा है। ये सपोज कर लीजिए कि E3 जो है आपका E2 से बड़ा है, तो आप किसको फॉलो करोगे, ऑफ कोर्स E3 को फॉलो करोगे। कंडीशन दिया जाएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए सॉल्व करते हैं E इक्विवेलेंट। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपका E3 डोमिनेट कर रहा है E2 से तो ऑफ कोर्स आपको कैसे लिखना होगा, देखिएगा E3, इसको फॉलो करो आप, E3 जो कि इधर है R, आपको क्या लिखना है R3, ठीक है। नहीं, इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या लिखना होगा, इसके रिस्पेक्ट में आपको लिखना होगा क्या R2। ध्यान दीजिएगा ये दोनों, तो E3 के साथ R2 और E2 के साथ R3, तो E3 R2, फिर उसके बाद क्या, क्योंकि ये ऑपोजिट फेज में है, ठीक है, ऑफ कोर्स तो माइनस लिखना होगा E2 और साथ में R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये कैसे हो रहा है बात क्लियर करिएगा। यहाँ 1 और 2 था तो 1 और 2 के रिस्पेक्ट में फॉलो किया, यहाँ 2 और 3 था तो 2 और 3 के रिस्पेक्ट में फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखोगे इन दोनों का जो बेसिक सा डायरेक्शन आएगा वो इधर के फेज में है, क्योंकि ये आपका डोमिनेट कर रहा है। तो फाइनली कुछ इस तरीके से आएगा, ये कुछ इस तरीके से ये। अब ये है रिजल्टेंट इन दोनों का, इसका इधर है तो आपको इसका ऑपोजिट मिला इसके रिस्पेक्ट में, तो ये माइनस लिखना होगा E1। फाइनली अब आपको R इक्विवेलेंट लिखना होगा, तो R इक्विवेलेंट कैसे, तो ये आप लिख सकते हो क्या R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, और फाइनली क्योंकि ये सीरीज में ही है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो आप इस तरीके से R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। दोनों आ गया तो आराम से करंट का फार्मूला आपको पता ही है, करंट इज इक्वल टू होता है E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R इक्विवेलेंट, राइट। इसी तरीके से इसमें भी अप्लाई करके आप करंट निकाल सकते हो। बेसिकली आपसे इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट पूछे तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे। आई होप ये पूरा कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया आपको क्लियर हो रहा है और आप इसको समझ भी रहे हो, कंप्लीट भी कर चुके हो और ऐसे क्वेश्चन के साथ डील भी कर सकते हो फ्यूचर में। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोगों को थोड़ा सा और पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मोबिलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है और आपके एग्जाम में ये टर्म आ सकता है, मोबिलिटी क्या होता है, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आता ही आता है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बाद में डिस्कस होगी। आइए टर्म देखेंगे मोबिलिटी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करें। मोबिलिटी टर्म है क्या एक्चुअली। वैसे जानिए आप कि फोन आप इस्तेमाल करते हो, फोन को आप मोबाइल कहते हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोबाइल मींस मूवमेंट होता है और मोबाइल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप उसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली कैरी कर सकते हो। वैसे ही टर्म है मोबिलिटी, दैट सब्सटेंस दैट बॉडी दैट पार्टिकल कैन बी मूव इट हैज मोबिलिटी। मतलब वो सारे सिस्टम जिसके अंदर मोबाइल करने के मूव करने की एबिलिटी होती है उसके अंदर मोबिलिटी ऑफ कोर्स होगी। किसी के अंदर मोबिलिटी कम हो सकती है, किसी के अंदर ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर बात हो रही थी देखिए कंडक्टर्स के बारे में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंडक्टर को ही डेडिकेटेड है। और कंडक्टर्स में क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स में होते हैं चार्ज कैरियर्स। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो आइए थोड़ा आपको याद दिला दे कि मेरे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर कुछ इस तरीके से आपने यूज कर रखा है और ये कंडक्टर में आपने एक सेल इस तरीके से जोड़ रखा है, ये ऐसा जोड़ रखा है और ये सेल आपने V पोटेंशियल का जोड़ दिया, राइट। और यहाँ आपने पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। आपको याद होगा कि जैसे ही हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एस्टैब्लिश हुआ, कंडक्टर के अंदर में। और कंडक्टर के अंदर कौन है, देखिए बहुत बहुत नन्हे मुन्ने चार्ज कैरियर्स। बेसिकली हम किसको पहचानते हैं, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनों को पहचानते हैं, लेकिन होते तो इसमें प्रोटॉन भी है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनों को पहचानते हैं। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करी तो ये इलेक्ट्रॉन्स, नन्हे मुन्ने इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर मूव करने लगते हैं, ऑफ कोर्स पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं। और इस स्पीड को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते तो नहीं, लगाते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर आपने
फोर्स लगा दिया, क्योंकि इस पर फोर्स लगता है जिससे ये एक्सीलरेटिव मोशन करके अब धीरे धीरे एक नई स्पीड इनको मिल गई और जिसको हम लोग कहते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी, इनके अंदर मोशन नहीं होगा तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक करंट देखने को नहीं मिलेगा सर्किट में। तो मेक श्योर कि आपके इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलता रहे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता रहे। ओके, अब यहाँ पे ये बताइए मुझे कि ये कंडक्टर किसको पहचानता है। कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कंडक्टर किसको पहचानता है, कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेकिन ये पहचानता किसको है, ये v को नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि v इज द एक्सटर्नल पार्ट। किसी भी एक्सटर्नल पार्ट को हम क्यों पहचानेंगे, मेरी बात समझिए ऐसे कि मान लीजिए कि आपके फैमिली में आपके बड़े भाई है और आपने अपने बड़े भाई से कुछ मांगा, तो आपने अपने बड़े भाई से कुछ मांगा तो आपके बड़े भाई ने कहीं जाकर के मेहनत करी, खूब सारा पैसा वैसा लेकर के आपके लिए बहुत सारी जो है वो बिस्किट पैकेट वगैरह, चॉकलेट वगैरह या गिफ्ट वगैरह आपको ला करके दिया। तो अब आपसे कोई मतलब नहीं कि वो कहां से लेकर के आए, किस तरह से लेकर के आए। आपके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो आपके बड़े भाई हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। आपको सिर्फ उनके बारे में सोचना है कि आपने ये एक्सप्रेशन दिया, कि आपने ये एक्सप्रेस किया कि आपको चीजें चाहिए तो उन्होंने आपको ला के दी, वो कहां से लेकर आए आपको कोई मतलब नहीं है। वैसे ही यहां पर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किसको पहचानता है, केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जानता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, पोटेंशियल से, इसको पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। मेक श्योर ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बढ़ेगी जो कि पोटेंशियल से बढ़ेगी, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट मोशन मिलता है और ड्रिफ्ट मोशन से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर पाते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि Vd प्रोपोर्शनल टू E अक्रॉस द कंडक्टर तो गलत नहीं होगा, राइट। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आपके बड़े भाई के पास पैसे ज्यादा होंगे तो आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट ला करके देंगे। वैसे ही यहाँ पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब बात हो रही है मोबाइल होने की, और कौन मोबाइल है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज कैरियर है, चार्ज जो है मूव कर रहा है। तो बात अगर मोशन की है तो मोशन का ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। याद रखिए, बात अगर रेजिस्टेंस की होती थी तो रेजिस्टेंस का जो कांस्टेंट होता था उसको हम रेजिस्टिविटी कहते थे। वैसे ही अगर बात मोबिलिटी की है या मोबाइल होने की है, मोशन में होने की है, तो कांस्टेंट उसी से रिलेटेड आएगा जिसे हम कहेंगे मोबिलिटी। तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड रेजिस्टिविटी, वैसे ही मोबाइल या मोशन में होने से मोबिलिटी टर्म इंट्रोड्यूस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे म्यू, और नो डाउट ये म्यू क्या है, ऑफ कोर्स मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है, मोशन का ही कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहेंगे इट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अभी चार्ज कैरियर कौन है, तो चार्ज कैरियर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन को कह सकते हो, प्रोटॉन्स को भी कह सकते हो। तो चार्ज कैरियर की म्यू की वैल्यू हो गई, यहां पे म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, Vd अपॉन E। अब आप म्यू को आराम से डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि म्यू एक कांस्टेंट है तो डायरेक्टली इसको डिफाइन नहीं कर सकते थे ना, इसीलिए हमने इसको फॉर्मेट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया और अब इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, राइट। समझ में आई। तो यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो से एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो नाउ it is ratio of drift velocity to the electric field, applied electric field कह सकते हैं, electric field applied across the conductor, ओके। तो आई होप आप यहां पर पूरा पढ़ पाओगे, अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ये हो गया। अब यहां पर मुझे बताइए कि म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E, तो आपने देख लिया। सिंस आपने कभी ये पढ़ा है कि Vd इज इक्वल टू क्या होगा, बिल्कुल पढ़ा है। आप जाकर के लेक्चर नंबर 4 या लेक्चर नंबर 5 आप देखेंगे तो वहां पे हमने Vd का एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज E अपॉन
m into tau। आई होप आपने देखा होगा। तो ये आपका मेन इक्वेशन है और ये आपका सेकेंडरी ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मेट है जिसमें E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि V के टर्म में भी दिखाया था, लेकिन आपको पता ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पहचानता है, m जो कि चार्ज कैरियर का मास है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है दो पर्टिकुलर कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा। नाउ अब आप इसको क्या कर सकते हो, म्यू इज इक्वल टू आप पुट कर सकते हो E अपॉन m टाउ, ये आपका Vd के वैल्यू, अपॉन आपने क्या लिख देना है, अपॉन आपने लिख देना है E। ओके, तो E के साथ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल टू E टाउ अपॉन m। थोड़ा मुझे बताएंगे कि यह मोबिलिटी जो टर्म है वो है क्या। तो मोबिलिटी आपका बेसिकली कांस्टेंट है जो कि हर अलग अलग चार्ज कैरियर के लिए अलग होगा, और ये कांस्टेंट जो है वो अलग अलग चार्ज कैरियर के लिए अलग अलग कैसे होगा, आइए वो देखते हैं। अब मुझे बताइए कि कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आप पहचानते हो। तो कंडक्टर के अंदर ऑफ कोर्स एटम तो होंगे ही, और एटम के अंदर दो लोगों को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं कंडक्टर में, बेसिकली वही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रोटॉन्स नहीं है, उसमें प्रोटॉन्स भी है। अब देखना ये है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ज्यादा हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही क्यों हम लोग देखते थे कि इलेक्ट्रॉन तेज चलते हैं या इलेक्ट्रॉन मोर मोबाइल होते हैं, कैसे। तो मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन हैवी होता है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होगा जहां 9.1 into 10 to the power -31 kg, वही प्रोटॉन का मास होता है 1.6 into 10 to the power -27 kg, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन से 10 to the power 4 टाइम्स ऑलमोस्ट हैवियर है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि प्रोटॉन हैवियर है, तो जितना ज्यादा हैवी होगा, देखिए दोनों पे चार्ज सेम होता है क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो उनके बीच में कोलिजन का टाइम इंटरवल सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए कंडक्टर के अंदर टाउ सेम होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो सेम ही रहता है। तो डिफरेंट क्या होता है, ऑफ कोर्स मास। इलेक्ट्रॉन इज मोर लाइटर देन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा इसलिए उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि आपका जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा मोबाइल होता है। तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा, सिंस इलेक्ट्रॉन इज मोर लाइटर देन प्रोटॉन, therefore electron has more mobility। ओके, तो याद रखें कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म दैट इलेक्ट्रॉन हैज मोर मोबिलिटी एज कंपेयर टू प्रोटॉन, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसका मास जो है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कम है इसलिए उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। आई होप आपने ये सारी चीजें समझ ली है। मोबिलिटी का यूनिट आप निकाल लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके टर्म के बाद आप लिख लीजिएगा इसकी यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशन क्या होगा। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका ये दोनों टर्म निकाल के रखेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे के टर्म में मतलब अगली क्लास में हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उसके अंदर क्या हमें टर्म पढ़ना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।